हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 नवंबर। तो चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं हम कोटेशन से, क्योंकि हम चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपका पर्सनालिटी भी डेवलप हो। तो दोस्तों आज का कोटेशन है, कोई हमारी गलतियाँ निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना समय दे रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आसपास में है जो आपका समय समय पे बता रहा है कि आप ये गलती कर रहे हो, आप ये चीज़ मत करो, तो ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में बहुत ही अनमोल है। ओके, उससे अपना रिश्ता अच्छा बनाए रखिए। और ख़ास करके जब आप देखते हो दोस्ती में, तो आप अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त में पहचान अच्छे से कर सकते हो। अगर कोई दोस्त आपको बुरे काम के लिए बोल रहा है कि हाँ चलो करते हैं, तो समझ जाओ कि वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। ओके, और अगर कोई दोस्त आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं ये काम मत करो, ये काम करने से ऐसा होगा वैसा होगा, तो समझ जाओ कि वो दोस्त आपका अच्छा है जो आपको गलत काम करने से मना कर रहा है। यानी कि दोस्तों आपको अपने लाइफ में हमेशा आसपास में ऐसे व्यक्ति को पास में रखना है जो आपका समय समय पे गलतियां आपको बताते रहे। ओके, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो आप ढूंढिए, ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास जरूर होगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों डेली की तरह आज का हमारा चैलेंज क्या है। डेली की तरह आज का भी यही चैलेंज है कि आपको सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है। डेली आप इसको फॉलो करिए और खुद को ईमानदारी के साथ नंबर दीजिए 5 में से, और जो नंबर आपको मिलेगा वो कमेंट करके बताना है। मिनिमम आप ये 21 डेज तक फॉलो करिए, फिर आप इतने अच्छे रूटीन में आ जाओगे कि आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर जाओगे। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हम सबको मिल करके उस 1% में आना है एट एनी रेट। ओके, कोई समस्या है इसको फॉलो करने में तो आप कमेंट करिए, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है दोस्तों। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि नीति आयोग ने किस खनिज को आवश्यक सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। किसने की है सिफारिश? नीति आयोग ने। तो बताना है कि वो कौन सा खनिज है जिसको आवश्यक सूची में शामिल करने की बात हो रही है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो कौन सा खनिज है? वो है बी, कोकिंग कोल। ओके, देखिए दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे नीति आयोग ने कोकिंग कोल को आवश्यक खनिजों में शामिल करने की सिफारिश की ताकि इस्पात उत्पादन आत्मनिर्भर हो। ओके, ये लक्ष्य है कि हमारा जो इस्पात का जो उत्पादन होता है वो आत्मनिर्भर हो, हम उस पर आत्मनिर्भर हो जाएं। कोकिंग कोल पर भारत का जो आयात है वो कितना है? 85%। यानी कि अगर हमें 100% चाहिए तो उसमें से हम 85% बाहर से लेकर के आते हैं कोकिंग कोल। ओके, तो जब इसको हम लोग शामिल कर लेंगे आवश्यक खनिज में, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि भारत सरकार इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोल को मतलब उत्पादन करने के लिए क्या करेगी? विशेष छूट प्रदान करेगी। तो ये फ़ायदा होगा अगर इसको हम लोग आवश्यक खनिज में शामिल कर लेंगे कोकिंग कोल को, क्योंकि हम लोग 85% डिपेंड है दूसरे देश पे। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कोयला का, तो देखिए कोयले के बारे में कि कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिन्स और चौथा होता है एंथ्रेसाइट कोयला। ओके, देखिए इसके बारे में कि ये जो पीट कोयला है ये सबसे लो लेवल का कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 50 से 60% ही बस होती है। ओके, तो सबसे घटिया किस्म का कोयला इसे ही कहा जाता है। और दूसरे पे है लिग्नाइट कोयला, इसमें 65 से 70% होता है कार्बन, और इससे अच्छा होता है बिटुमिन्स कोयला, क्योंकि इसमें 70 से 85% होता है कार्बन। और सबसे अच्छा सर्वोत्तम जो कोयला है वो है दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला। एग्जाम में हमारे बार बार पूछता है सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो वो एंथ्रेसाइट, और सबसे बेकार होता है पीट कोयला। ओके, ये अच्छा क्यों है एंथ्रेसाइट? क्योंकि इसमें 85% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और दोस्तों भारत में देख लीजिए कि कौन कौन सा कोयला क्षेत्र है, ये सब आप आराम से देख सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है झारखंड का झरिया, ये सबसे बड़ा है। बाकी आप देख सकते हो कौन कौन सा कहाँ पे क्षेत्र है किस राज्य में। ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला क्या कह रहा है। बात हो रहा है कि नीति आयोग ने सिफारिश किया है, तो देख लीजिए नीति आयोग के भी बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। अब इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। किसकी जगह पे? योजना आयोग की जगह पे, जो कि 1950 में बना था। तो इसके जगह पे ये बना है नीति आयोग। इसका उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है? ये सभी राज्यों को एक साथ मिला करके राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम में पीएम होते हैं वही ऑटोमेटिक इसके अध्यक्ष बन जाते हैं नीति आयोग के। ओके, तो ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष बनते हैं पीएम। ओके,
चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, यूएन सस्टेनेबल टूरिज्म घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा घोषणा पत्र है ये? यूएन का सस्टेनेबल टूरिज्म घोषणा पत्र। तो कितने देशों ने किया है साइन, आपको बताना है दोस्तों। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये किया गया है बी, 50 देशों के द्वारा साइन किया गया है। देखिए दोस्तों इसके बारे में क्या बात हो रहा है, ये कहाँ पे हुआ है? ये जो हमारा COP29 चल रहा था, कहाँ पे? अजरबैजान में, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया है। 50 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल टूरिज्म घोषणा पत्र को अपनाया है। उद्देश्य यही है कि पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। और दोस्तों ये निर्णय हमने बताया आपको ऊपर की COP29 जो कि कहाँ पे हो रहा है? बाकू अजरबैजान देश में हो रहा है, वहाँ पे ये लिया गया है। दोस्तों यह बात हो रहा है 29 का, तो आपको पता होना चाहिए कि COP जो है 30 अगला कहाँ पे होगा? तो ये होगा नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम शहर में, यानी कि ब्राज़ील देश में होने वाला है अगले साल 2025 में नवंबर के महीने में। ओके दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, आरबीआई ने यूपीआई 123 पे की सीमा को कितने तक बढ़ाया है? तो किसकी बात हो रही है? आरबीआई ने यूपीआई, आपको ध्यान देना है कि यूपीआई 123 पे की बात हो रही है। ओके तो कितना बढ़ाया है बताएं आपको, सामने दोस्तों ऑप्शन है। तो ये सीमा बढ़ा है, अब हो गया है सी 10,000 रुपये। ओके देखिए इसके बारे में दोस्तों बहुत ही डिटेल से यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यूपीआई 123 पे ये है क्या? ये दोस्तों फीचर फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट का एक व्यवस्था है। इसका सीमा पहले 5,000 था और अब हो गया है 10,000। ओके फायदा क्या होगा? डिजिटल भुगतान में वृद्धि होगा। देखिए दोस्तों ये जो सादा फ़ोन होता है ना, उसमें ये सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट का जिसका नाम है यूपीआई 123 पे। और दोस्तों ये जो सीमा है 10,000 होना, ये कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2025 से ये शुरू होने वाला है। और दोस्तों ये जो 123 यूपीआई है ये शुरू कब हुआ था? पहली बार मार्च 2022 में। ओके दोस्तों ये बिना इंटरनेट, जब सादा मोबाइल है तो आपको पता ही होगा कि ये बिना इंटरनेट ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा ऑफर करता है। यूपीआई 123 पे हमने इसके बारे में देख लिया। अब जो प्रॉपर यूपीआई है जो हर एक एंड्रॉयड मोबाइल में होता है, उसकी अगर बात करें तो ये पहली बार 2016 को लॉन्च किया गया था। जो आपके मोबाइल में यूपीआई होता है गूगल पे, फ़ोन पे, ये उसकी बात कर रहा है। यह कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल में एप्लीकेशन में चलाने की सुविधा देता है। क्या? यूपीआई। ओके तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई ने किया है। कौन किया है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीसीआई, इसके द्वारा विकसित किया गया है। और आरबीआई क्या करता है? इसको विनियमित करता है, यानी कि देखता है कि अच्छे से ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि आरबीआई का बस काम है इसको रेगुलेट करना, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको बोलते हैं एनपीसीआई। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता रहता है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, माली की सैन्य सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? यानी कि जो माली देश है इसके नए पीएम कौन बने आपको बताना है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कौन बने हैं? ए, नाम है अब्दुल्लाह महंगा। ओके देखिए दोस्तों इनके बारे में, ये किसके स्थान पे बने हैं? ये दोस्तों प्रधानमंत्री चोगुएल मैगा को बर्खास्त करने के बाद उनकी जगह पे ये बने हैं नए पीएम। ओके क्यों इनको बर्खास्त किया गया है? क्योंकि दोस्तों ये जो इनका सरकार था इन 24 महीने से ये चुनाव कराने में विफल है। ओके तो इसलिए इनको यहाँ पे हटा दिया गया है और अब नए पीएम बन गए हैं अब्दुल्लाह महंगा। ओके बात हो रहा है माली देश का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माली कहाँ पे है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी राजधानी क्या है? बमाको इसकी राजधानी है और मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ओके क्या है? मुद्रा फ्रैंक है। आपको ये ध्यान देना है, ये अफ्रीका का एक देश है, तो यहाँ पे इसका लोकेशन है। ओके दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो आईपीएल में सबसे महंगे जो खिलाड़ी बिके हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बन गए हैं सी, ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत। देखिए दोस्तों यहाँ पे इनके बारे में, आईपीएल के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। ये इनकी फोटो है दोस्तों। इनको कौन लिया है? लखनऊ सुपर जायंट का टीम लिया है 27 करोड़ रुपए में। ओके और ये हो गए पहले पे। तो दूसरे पे कौन है? दूसरे पे दोस्तों श्रेयस अय्यर। ओके इनको पंजाब किंग्स की टीम ने खरीदा है 26.75 करोड़ रुपए में। तो ये हो गए दूसरे पे और यहाँ पे पंत है पहले नंबर पे। बात हो रहा है आईपीएल का। दोस्तों ये आईपीएल बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। ये एक
T20 टूर्नामेंट है जो कि 2008 में शुरू हुआ है। ये इसका लोगो है दोस्तों। और इसमें सबसे अब तक का सफल टीम कौन रहा है? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, इन दोनों ने 5-5 बार खिताब ये अपने नाम किया है। और पिछले साल जो हुआ था उसमें वर्तमान चैंपियन कौन रहे हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स। ओके, तो इम्पोर्टेंट था आईपीएल के बारे में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस देश में कर्नाट राजवंश के कुल देवी मंदिर के अवशेष मिले हैं? यानी कि कौन से राजवंश की बात हो रही है? कर्नाट राजवंश के कुल देवी के जो अवशेष है ये किस देश में मिले हैं आपको बताना है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये मिला है नेपाल देश में। कहाँ पे मिला है? नेपाल देश में। तो दोस्तों देख लीजिए इस वंश के बारे में चर्चा में है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए बात हो रहा है कर्नाट वंश का। ये बिहार का एक वंश है। कर्नाट वंश या सिमराव वंश या फिर इसको हम लोग बोलते हैं देव राजवंश। इसका उदय हुआ था 1097 ईस्वी में। कहाँ पे? मिथिला में, यानी कि बिहार में। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? तो ये है नान्य देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ओके, और ये जो वंश है ये एक क्षत्रिय वंश था जिसकी राजधानी बारां जिले के सिमरौनगढ़ में थी। ओके, ये उसी का एक पिलर है। कहाँ की बात हो रहा है? मिथिला की। और इस वंश के सबसे अंतिम राजा कौन रहे हैं? दोस्तों जो संस्थापक होते हैं और जो अंतिम होते हैं वही हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो संस्थापक हैं नान्य देव और अंतिम शासक हैं हरि सिंह देव। ये इनका टाइमलाइन है। और दोस्तों इस वंश का जो शासनकाल था, टाइम पीरियड था, वो मिथिला का स्वर्ण युग भी कहलाता है। तो मिथिला का स्वर्ण युग अगर पूछे कि कौन सा वंश कहलाता है तो ध्यान दीजिएगा कर्नाट वंश कहलाता है। ओके दोस्तों, इसके बारे में चर्चा है तो एग्जाम में आने की संभावना ये बहुत ज़्यादा है इस वंश का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से पुरस्कार की बात हो रही है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो कितने लोगों को मिला है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सामने ऑप्शन है, तो ये दिया गया है D 82, यानी कि 82 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों इसके बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कब कब के लिए? 2022 और 2023 के लिए दिया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें 82 युवा कलाकारों को ये दिया गया है। दोस्तों ये पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? ये 2006 में शुरू किया गया था संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ओके, और यह संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला और कठपुतली के तहत 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को सम्मानित किया जाता है इसके द्वारा। यानी कि ये टाइमलाइन है कि आपको 40 साल के अंदर आपने संगीत में, नृत्य में, नाटक में, लोक कला में और कठपुतली में अगर कोई महारत हासिल किया है तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों इसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार। तो देख लीजिए इनके बारे में, ये कौन थे? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ये इनकी फ़ोटो है दोस्तों। इनके बारे में बहुत ही फेमस चीज़ ये है कि ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी तो उस अवसर पे ये लाल किले पे शहनाई बजाए थे। और इसी के बाद 1950 में जब भारत गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा था पहला अपना, तो उस समय भी यहाँ पे ये शहनाई बजाए थे। क्या नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये शहनाई वादक है, चर्चा में है, तो ये पूछ सकता है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च की है? तो कौन से ऐप की बात हो रही है? हज सुविधा ऐप 2.0। तो किसने लॉन्च किया है आपको बताना है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये लॉन्च किया गया है किरेन रिजिजू के द्वारा। कौन किए हैं? किरेन रिजिजू। ओके, देखिए दोस्तों इसके बारे में आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सम्मेलन हुआ है जहाँ पे बैठे हुए हैं ये। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को हज सुविधा ऐप 2 जारी किया है। ओके, इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जारी किया है। तो ये कौन से मंत्री हैं दोस्तों? ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। आपके एग्जाम में सीधे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐप में हज पर जाने वाले जायरीनों के चिकित्सीय विवरण और स्वास्थ्य सलाह जैसी प्रमुख विशेषताएं शामिल की गई है। ओके, हज लंबे समय से भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला रहा है। और दोस्तों बात हो रहा है हज का, तो भारतीय हज जो समिति है इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो वो है अब्दुल्ला कुट्टी जी। ओके, तो दोस्तों किरण जी यहाँ पे बैठे हुए हैं
और ये जो अब्दुल्ला है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका हमने आपको सामने जूम करके दे दिया है कि आप इनको अच्छे से देख लीजिए। ये है कौन? ये है भारतीय हज समिति के अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है अल्पसंख्यक लोगों का, तो क्या आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो अल्पसंख्यक का जो वर्ड है, शब्द है, इसको परिभाषित नहीं करता है। लेकिन ये जो अपना संविधान है ये 2 तरह के जो अल्पसंख्यक हैं उनको मान्यता देता है। कौन से 2 तरह के? एक तो धार्मिक और एक भाषाई। ये जो अल्पसंख्यक हैं इनको मान्यता दिया गया है। और जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, इसने क्या किया है? इसने 6 प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय को सूचित किया है। तो वो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक हो गए मुस्लिम लोग, और एक हो गए ईसाई लोग, और एक हो गए सिख लोग, और एक हो गए बौद्ध, एक हो गए जैन, और एक हो गए पारसी। तो ये 6 प्रकार के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनको सूचित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के जो संविधान है उसमें कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन से अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों एग्जाम में बार बार आता है। ये है अनुच्छेद 39 किस में आता है? ये दोस्तों DPSP में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, यानी कि ये राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वो अपने राज्य में जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा करेगा अनुच्छेद 39 के तहत। ओके दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो आप एक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।